हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 21 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो कार्यक्रम है वो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में डे नाइट T20 क्रिकेट मैच प्रतियोगिता कब शुरू होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी लास्ट 1 ईयर के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल 1 मंथ की यानी जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, चन्नवीरा कान्वी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो हरियाणा टीम ने पुरुष एकल में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये चैंपियनशिप जीती है चेल्सी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रो खन्ना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों आपको ये जो करंट अफेयर है डेली का, इसका अगर आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। और खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। और उसके बाद जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वैसे ही आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डेली के जो करंट अफेयर के रिवीजन ऑडियो हैं उन्हें आप सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत कौन पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर ने पहला स्थान हासिल किया है। जिला महिला चिकित्सालय को 94.55% अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर ललितपुर का जिला महिला चिकित्सालय है और इसे 93.50% अंक मिले हैं। 93.32% अंक हासिल कर मेरठ के जिला महिला चिकित्सालय ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं राजधानी का लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल चौथे नंबर पर है। दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत कौन सा जो अस्पताल है वो पहले स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना है जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर जो है ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो ध्यान रखना है ललितपुर का जिला महिला चिकित्सालय, ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे पर है मेरठ का जिला महिला चिकित्सालय, ये तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है राजधानी का लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल।
ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत जो है ये रैंकिंग की गई है, जिसमें से पहला स्थान किसका रहा, तो मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को दिल्ली से बुलेट ट्रेन से जोड़े जाने की तैयारी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश के बड़े टूरिस्ट शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने की योजना है। दिल्ली से इन शहरों के लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से आगरा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पूरा होने पर दिल्ली से इन शहरों की दूरी महज कुछ ही घंटों में तय की जा सकेगी। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही हैं। कहां पर? तो दिल्ली से वाराणसी है, दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से आगरा के बीच। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस जो समिति है इसमें सदस्यों की संख्या है 20, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति एवं केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस 20 सदस्यीय, ध्यान रखना है 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। यानी दोस्तों, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इससे लाभान्वित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का है बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले। तो ध्यान रखना है कि अभी जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए एक 20 सदस्यीय समिति की जो है गठन किया गया है। तो यहाँ पर आपको सदस्यों की संख्या ध्यान रखनी है, कितनी है? 20। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत सरकार ने 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत UAE व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय विधि संस्थान की स्थापना करेगा। पहली बार किसी IIT को देश के बाहर स्थापित किया जाएगा। भारत के शीर्ष 3 IIT कौन कौन से हैं संस्थान? तो IIT दिल्ली है, IIT मुंबई और IIT खड़गपुर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के बाहर पहली बार किसी दूसरे देश में जो भारत है वो एक IIT संस्थान की स्थापना करेगा, यानी IIT जो संस्थान है उसे वहां पर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, किस देश में? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारत एक IIT संस्थान को स्थापित करेगा। अब दोस्तों, अगर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी UAE की राजधानी है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो UAE दिरहम UAE की करेंसी है। तो ये चीज़ें भी यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने बृहस्पतिवार को कहा कि नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया, जिससे पड़ोसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विस यानी GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है NPCI, तो इसने ये बताया कि जो नेपाल है वो भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यानी UPI जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल हमारे देश में किया जाता है, लेकिन हमारे देश की जो प्रणाली है UPI पेमेंट प्रणाली, तो इसे जो है दूसरे देश में अपनाया गया। पहली बार किस देश में अपनाया गया, तो ध्यान रखना है नेपाल में पहली बार अपनाया गया है। अब दोस्तों UPI प्रणाली है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो UPI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों UPI क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, चाहे अपने दोस्त के अकाउंट में या रिश्तेदारों के अकाउंट में, या किसी को भी अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अब दोस्तों UPI जो ये प्रणाली है इसका उपयोग आप ऑनलाइन खरीदारी में भी कर सकते हैं, यानी मार्केट से या फिर आप कहीं से भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका पेमेंट जो है वो आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों जो UPI होता है, UPI प्रणाली, इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, यानी इसका अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर के जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है उस बैंक का UPI ऐप ढूंढना है और उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप उसमें साइन इन करेंगे और उसके बाद अपना बैंक का डिटेल उसमें फिल करके आप अकाउंट बना सकते हैं और उस तरीके से आप UPI प्रणाली का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो UPI प्रणाली है इसे अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है नेपाल। अब दोस्तों अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की कैपिटल क्या है, तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। और नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 26 नवंबर 2007 को ऐलान किया था कि हर साल 20 फरवरी का दिन सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी 10 जून 2008 को सर्वसम्मति के साथ निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय की घोषणा को स्वीकार किया था। सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। और दोस्तों 2022 की विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या रही, तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 2022 के विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम रही। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 20 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषणा की थी, तो 26 नवंबर 2007 में। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसने 10 जून 2008 में इसकी घोषणा की थी, यानी इसे स्वीकार किया था। ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र ने 2007 और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2008। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। 19 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत को 2023 में मुंबई में IOC सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया। भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। IOC सत्र IOC के सदस्यों की वार्षिक बैठक है जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत है वो 1983 के बाद पहली बार इस सत्र की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 19 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये घोषणा की है, यानी ये जो अधिकार है IOC सत्र की मेजबानी का ये दिया है। तो ध्यान रखना है 2023 में जो है मुंबई में IOC सत्र की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत।
और ये 1983 के बाद पहली बार करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नासिक में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि 18 फरवरी 2022 को नासिक यानी महाराष्ट्र में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई। यह नई उभरती और फिर से उभरने वाली वायरल संक्रमण जो अत्यधिक संक्रामक है और मनुष्यों के लिए घातक क्षमता रखती है, जांच के लिए स्थापित की गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई है। और ये जो लेबोरेटरी है इससे क्या होगा, तो ये जो है नई उभरती और फिर से उभरने वाली वायरल संक्रमण जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्यों के लिए घातक क्षमता रखते हैं, तो उसकी जांच के लिए स्थापित की गई है। और इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और ये भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित थे, यानी ये फुटबॉल के एक बेहद ही बड़े खिलाड़ी थे। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे भारत के एक दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता। मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। क्लब स्तर पर जो सेनगुप्ता हैं, इन्होंने कोलकाता के 3 बड़े क्लबों मोहन बागान 1972-73 के दौरान, 1981 से 83 के दौरान और ईस्ट बंगाल 1974 से 1979 के दौरान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1980 से जुड़े रहे। यानी क्लब स्तर पर इन्होंने कोलकाता के 3 बड़े क्लबों से ये जुड़े रहे। वह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक खिलाड़ी थे। और वहीं अगर पूछा जाए कि कौन से ये खिलाड़ी थे, तो ये एक फुटबॉलर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी को। हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। साल 2022 SHC यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। और 19 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। अब दोस्तों ये जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इसके तहत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों ये कार्ड जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करता है ताकि किसान जो है वो उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरक कर सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। और ये जो योजना है वो किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है इसके तहत क्या प्रावधान है, यानी किस तरह की ये योजना है। तो दोस्तों ये थे 21 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर
ए था इंदौर मध्य प्रदेश, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर एक रिकॉर्ड बना? ऑप्शन नंबर ए है 35 लोगों को, बी है 38, सी है 30 और डी है 25 लोगों को। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।